नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप सब। अभ्युदय सिविल्स एकेडमी में जूनियर अकाउंटेंट के लिए परीक्षा के लिए जो इकोनॉमिक्स वाला पार्ट है, पार्ट बी का, उसको हम करेंगे स्टार्ट टू फिनिश। सारे अपन उसमें टॉपिक्स लेके चलेंगे। इससे पहले वाला एक सेशन है कि हम इकोनॉमिक्स के उन टॉपिकों को कैसे पढ़ेंगे, वो एक बार आप अवश्य देख लेना। साइंटिफिकली चलेंगे ना उसमें। नेशनल इनकम अपन पहले लेके चलेंगे, फिर मुद्रास्फीति पकड़ेंगे, फिर मुद्रास्फीति के बाद किस टॉपिक को जोड़ते हुए पढ़ना है कि कॉन्सेप्ट के साथ साथ आपकी एक रिदम बन जाए कि सारे ये कॉन्सेप्ट क्या है, को रिलेटेड हैं। इनको अलग अलग पढ़ेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। तो एक बार इनको देखते हैं। पहला टॉपिक आज हम लेके चलेंगे, नेशनल इनकम का कॉन्सेप्ट समझेंगे, कंपटीशन मेथड एंड डिस्ट्रीब्यूशन। ये बेसिकली आपका क्या है, टॉपिक है। और इसी से हम पहले टॉपिक से आज हम स्टार्ट करेंगे। इसी से हम पहले टॉपिक से स्टार्ट करेंगे। इसको आप ऐसे समझें, किसी देश की आय के बारे में पूछ रहा है। नेशनल को यदि मैं कन्वर्ट करूं तो राष्ट्रीय आय के बारे में पूछ रहा है। बहुत सरल है इकोनॉमिक्स, बहुत सरल है। जो आप रोज के अपने दिनचर्या में महसूस करते हो ना, उसी को अर्थ के रूप में जब आप समझने और सोचने लगोगे तो आपको लगेगा यार इतनी सरल थी क्या इकोनॉमिक्स। बड़े बड़े कॉन्सेप्ट आपके डेली के, आपके आसपास के जो आप एटमॉस्फेयर में फील करते हो, वही आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। अगर मैं बात करूँ इनकम की या राष्ट्रीय आय की, तो उसको आप ऐसे समझें जैसे कि साहब ये एक घर है और यहाँ पर 4 सदस्य रहते हैं, ABCD। कई बार कहते हैं ना यार इस घर की आय बड़ी जबरदस्त है यार। हाँ, सारे के सारे लोग सरकारी नौकरी में लग रहे हैं, सारे के सारे जो बिजनेस करते हैं बड़ा अच्छा बिजनेस करते हैं। तो यदि आप आय के टर्म में बताते हो तो कैसे बताते हो, या अपने रिश्तेदारी में बात तो भी करते हो ना। माँ बाप दोनों A और B, जैसे माँ बाप हैं भैया, दोनों क्या हैं, सरकारी नौकर हैं। इनके दोनों बच्चे भी सरकारी नौकर हो गए। या कहते हैं कि A और B, माँ और पिता, ये तो सरकारी नौकर हैं ही हैं। बेटे कहीं अच्छी कंपनी में लग रहे हैं, या डॉक्टर हैं, या इंजीनियर हैं, या कोई प्रोफेसर है, तो भैया वो भी हैं। तो फिर गणना करते हैं, अरे क्या बात करते हैं, उनके घर में 5 लाख रुपए महीना तो वैसे ही आ रहा है। बाप की 1 लाख रुपए तनख्वाह, माँ की 1 लाख रुपए तनख्वाह, बच्चे कमा रहे हैं 1 1 लाख रुपए। 4 साढ़े 4 लाख रुपए भाई महीने के आते हैं उनके, कहते हैं ना सामान्य बात, बोलचाल बातचीत में। RS की जब आपने फॉर्म भरा भरा होगा मेंस इंटरव्यू के लिए, तो उसमें भी जब आपने डाला है सबसे पहले मुझे SDM बनना है, फिर RPS बनना है, जो भी आपकी वरीयता है, तो सामान्यतः यही सोचते हैं कि भैया किस में ज़्यादा इनकम हो रही है। तो इसी प्रकार से जो घर की जो इनकम है, अगर मैं छोटे रूप में कहूँ तो ये इसकी क्या हो जाएगी, इस घर की इनकम हो जाएगी। तो आप क्या बोलोगे इसको, हाउस होल्ड इनकम, इस घर की इनकम। इसको मैं थोड़ा बड़े परिप्रेक्ष्य में लेके चलता हूँ। जैसे मेरा गांव है, सपोज करो गांव ढानी पे लेके चलते हैं। मैंने मेरे बोला कि मेरा साहब गांव है, वहाँ 50 घर है, तो कहते हैं यार साढ़े 50 के 50 घर, जोरदार काम होता है। अगर मैं बोलूँ कि वहाँ पर अगर खेत और खलियान की बात करूँ, उत्पादन की बात करूँ, तो कहते हैं यार वहाँ पर 2,500-3,000 बोरी तो भैया अनाज तो वहाँ पर वो छोटा गांव ही कर देता है। तो ये जो आपने 2,500-3,000 अनाज बोला, ये क्या बोला आपने, आपने उस क्षेत्र की एक प्रोडक्शन निकाल दी कि साहब इतनी प्रोडक्शन होती है। मैं उसको कन्वर्ट कर लेता हूँ पैसों में। सपोज करो 3,000 रुपये की हमारी एक बोरी क्विंटल बिकती है, तो मैंने लगा लिया साहब हिसाब के साहब इतने लाख रुपए तो वहाँ की क्या है, उस गांव की इनकम है। तो क्यों नहीं भैया, वहाँ के लोग बाग आपको जोरदार मिलेंगे, सबके घर में गाड़ी है। ये क्या है, ये कैलकुलेशन कर रहे हैं। अब इसी को यदि मैं देश के परिप्रेक्ष्य में लेके आ जाऊं, भारत के परिप्रेक्ष्य में लेके आ जाऊं, तो ये मेरी क्या हो जाएगी, राष्ट्रीय नेशनल इनकम हो जाएगी। यही तो हो जाएगी। अब थोड़ा सा इसमें कुछ पक्ष आ जाते हैं। अब जैसे कि सपोज करो कि ये जो घर है, इस घर में कोई किराए पे रहता है, यहाँ का निवासी नहीं है लेकिन किराए पे रहता है, मतलब इस घर का परिवार का हिस्सा नहीं, किराए पे रहता है, ये भी कमाई करता है। तो इसकी कमाई जोड़ोगे क्या आप, नहीं जोड़ोगे। ऐसी उस गांव की यदि मैं बात करूं, किसी शहर से कोई वहां पे आके दुकान लगाता है और उस गांव से कमाई करके उस कमाई को बाहर लेके जाता है, तो उस गांव की कमाई में उसको जोड़ोगे या नहीं जोड़ोगे। बस यही थोड़ी सी गणित अपन को बिठानी है और कोई लोड नहीं लेना। अब एक बार बताओ, ये जो घर है इसका अपन ने एक क्षेत्र फिक्स कर रखा है ना, कि इस घर की बाउंड्री ये है, यहाँ पर ये 4 लोग रहते हैं, और इस बाउंड्री के अंतर्गत ये 4 लोग जो कमाई करेंगे उसी को हम गणना में शामिल करेंगे कि ये घर वाले कितना कमाते हैं। ऐसे कोई गांव है, अब मेरे गांव की ये बाउंड्री है, यहाँ साहब अपने अपने घर हैं सबके, तो इस बाउंड्री में रहने वाले जो भी लोग हैं, जो भी गांव ढाणी है, एक बाउंड्री तो फिक्स करोगे ना आप, तभी तो बताओगे। अगली बात, अब जैसे मैंने कहा कि एक महीने की तनख्वाह इतनी आती है,
तो मुझे किसी की भी आय बताने के लिए एक टाइम पीरियड लेना पड़ेगा। तो टाइम पीरियड क्या हो गया, वो 1 महीना हो गया। आप मजे ही मजे में देश की इनकम निकालने का फॉर्मूला सीख चुके हो। अब उसको इकोनॉमिकल लैंग्वेजेस में जो कहते हैं वो हम आगे देखेंगे और समझेंगे। ठीक है मित्र, लोड लेने की जरूरत नहीं है, बड़ा इंटरेस्टिंग है, बिल्कुल परेशान होने की बात नहीं है। चलो देखो, हमारे यहाँ पे 3 क्षेत्र बोलते हैं, एक बोलते हैं प्राथमिक, एक द्वितीयक और तृतीयक। ये बोलते हैं इकोनॉमी में हो, ये हमारे सेक्टर है, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शियरी सेक्टर। अभी मैं क्या करूँगा, आपकी नींव के छोटे छोटे पत्थर है ना, वो आपके फिट करवा दूंगा। ठीक है ना, वो एक बार आप समझ जाओगे ना, तो नेशनल इनकम की इमारत आपको उस पर खड़ी करना बड़ा आसान हो जाएगा। तो एक बार इस फ्लो में चलते रहना, फिर हम इन सबको बीच में जाके जोड़ देंगे। और लास्ट में तो मैं आपको इसका कंप्यूटेशन इतना सिंपल बता दूंगा कि आप खट खट कंप्यूटेशन करके निकाल दोगे, ये अपनी गारंटी है। ठीक है मित्र, प्राइमरी सेक्टर मतलब जिसको हम सामान्यतः एग्रीकल्चर सेक्टर कहते हैं, मतलब कि जो नेचुरल प्राकृतिक रूप से उग रहा है उसी को हम बोलते हैं ना। अभी इसकी डेफिनेशन भी देख लेंगे। जैसे गाय है, दूध निकला प्राकृतिक रूप से, तो प्रोड्यूस हो रहा है, नेचुरल रूप से निकल रहा है। हाँ, आपने फसल बोई, सब्जी निकाली, अनाज निकाला, पेड़ पौधे उगाए, ये सब आपके एग्रीकल्चर सेक्टर में आते हैं, नेचुरली गुड्स हो रहे हैं। अभी जो प्राथमिक है, इसमें यदि आपने कोई मूल्यवर्धन कर दिया, हाँ, और मूल्यवर्धन करने के बाद आप वापस नेचुरल उसके रूप में नहीं पहुंच सकते, तो इट मीन्स क्या हो गया, सेकेंडरी सेक्टर का आपने प्रोडक्ट बना दिया। जैसे इस पेड़ थे, आपने कुर्सी बना दी, तो क्या कुर्सी से वापस पेड़ बना सकते हो क्या? नहीं बना सकते। मतलब आपने इस लकड़ी में मूल्यवर्धन करके क्या कर दिया, कुर्सी बना दी। ऐसे कोयला है, कोयला से आपने मेटलर्जी, मतलब कोयला आपने लोहे निर्माण में काम में लिया, अन्य किसी काम में लिया, तो उससे क्या बन गई, कार बन गई। ठीक है मित्र, कॉटन है, कॉटन से आपने धागा बनाया, धागा बना के आपने शर्ट बना दी। मतलब इसमें क्या कर दिया, आपने वैल्यू ऐड कर दी, उसके मूल्य में आपने वृद्धि कर दी, मूल्य वर्धन कर दिया। ये आपका क्या कहलाता है, सेकेंडरी सेक्टर कहलाता है। क्लियर, मैन्युफैक्चरिंग गुड्स को प्रोड्यूस करना। टर्शियरी सेक्टर क्या है, तृतीय क्षेत्र। ये भैया तृतीय क्षेत्र इन दोनों की मदद करता है, सेवा देता है कि आपने साथ धान उगाया तो मैं ट्रैक्टर लेके आ रहा हूँ और वहां से मंडी लेके जाऊंगा। ये सेवा जो दे रहे हैं ये आपके टर्शियरी सेक्टर कहलाता है। अकाउंटिंग करना, बैंकिंग करना, ये सब टर्शियरी सेक्टर में आता है। ये बड़ा प्यारा सा एक बच्चे ने बना रखा था, तो ये आपको देखना चाहिए। प्राइमरी सेक्टर में क्या आ गया, जैसे एग्रीकल्चर, डेयरी, फिशिंग। इंग्लिश में क्या बोल रहा है, द इकोनॉमिक एक्टिविटी विच आर कनेक्टेड विद द एक्सट्रैक्शन एंड प्रोडक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। जो प्राकृतिक आपके संसाधन है उनको एक्सट्रैक्ट करना, उनको प्रोड्यूस करना, ये सारे किसके अंतर्गत आते हैं, प्राइमरी सेक्टर के अंतर्गत आते हैं। सेकेंडरी सेक्टर में क्या आते हैं कि भैया जो रॉ मटेरियल आपने प्रोड्यूस किया प्राइमरी सेक्टर में, उसको ट्रांसफॉर्म करना, उसको परिवर्तित करना, किसमें, गुड्स में, संसाधन उत्पादन करके आपने किसी उसको गुड्स हो गया, कुछ सामान में परिवर्तित करना, ये आपका क्या कहलाता है, सेकेंडरी सेक्टर कहलाता है। क्लियर, ये बता रखा है कि मैन्युफैक्चरिंग, कार इंडस्ट्री, चेयर्स, फ्लोर मिल इत्यादि इत्यादि। ऐसे टर्शियरी सेक्टर ये इन दोनों को क्या कर रहा है, सर्विस दे रहा है। इन दोनों को क्या दे रहा है, सर्विस दे रहा है। ठीक है, अपने देश में मूलतः यही 3 काम आपको इकोनॉमी में देखने को मिलेंगे। अब भैया किसी भी देश का आपको इनकम निकालनी है तो हम क्या करेंगे कि 3 क्षेत्रों में जो भी उत्पादन हुआ है उसको मौद्रिक मूल्य में बता देंगे, तो उस देश का क्या हो जाएगा, उस देश की बेसिकली जीडीपी आ जाएगी। और क्या हो जाएगा, जैसे मात्रा गुणा बाजार कीमत लगा देंगे तो मौद्रिक मूल्य आ जाएगा। ठीक है ना, जैसे कि 100 क्विंटल आटा था और 100 क्विंटल मतलब 100 किलो कर लेते हैं ना, 1 क्विंटल कर लेते हैं, ये 3000 हो गया, तो मौद्रिक मूल्य कितना हो गया इसका, 30,000 रुपये हो गया, ये मौद्रिक मूल्य हो गया। ऐसे ही सारे सेक्टरों का मात्रा और बाजार कीमत से गुणा कर दोगे तो भैया उसका मौद्रिक मूल्य आ जाता है। क्लियर, चलिए इसको अब देख लीजिए। अब आप समझ चुके हैं प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र। अब इसमें 2 बातें समझने की बात है, एक तो होती है प्राथमिक वस्तुएं और एक होता है प्राथमिक क्षेत्र। इन 2 शब्दों को पकड़ के चलना, एक है प्राथमिक वस्तुएं और दूसरा है प्राथमिक क्षेत्र। प्राथमिक वस्तुएं क्या हो गई, वही नैसर्गिक संसाधनों के प्रत्यक्ष दोहन द्वारा जिन वस्तुओं का उत्पादन किया जाए उन्हें हम प्राथमिक वस्तुएं कहते हैं। और ऐसी वस्तुओं के उत्पादन में जितने इंस्टीट्यूट संलग्न हैं, जितनी संस्थागत संरचना संलग्न है, वो सारे किसके अंतर्गत आएंगे, प्राथमिक क्षेत्र में आएंगे। कहते हैं ना साहब ये इंस्टीट्यूट किससे रिलेटेड है, प्राथमिक क्षेत्र से रिलेटेड है। क्या करता है साहब, ये गेहूं उगाता है, ये इस प्रकार की बेसिकली पोल्ट्री फार्म चलाता है, ये सारे आपके किस में आ जाएंगे,
प्राथमिक क्षेत्र में आ जाएंगे। द्वितीय क्षेत्र क्या हो गया? प्राथमिक क्षेत्र में एक या कई बार मूल्य वर्धन द्वारा जिन नई वस्तुओं का उत्पादन किया जाए उन्हें हम क्या कहते हैं? द्वितीयक वस्तुएं कहते हैं। जैसे आटे से हमने ब्रेड बना दी, तो ब्रेड बनाने का प्रोसेस था, उस आटे में हमने क्या कर दिया? मूल्यवर्धन कर दिया। तथा ऐसी वस्तुओं के उत्पादन में संलग्न संस्थागत संरचना को हम द्वितीय क्षेत्र कहते हैं। अब ब्रेड बनाने की जो छोटी सी बेकरी है वो आपकी किस में आ जाएगी? सेकेंडरी सेक्टर में आ जाएगी। किसी भी प्रकार के रॉ मटेरियल को आप जब कन्वर्ट कर देते हैं किसमें? किसी गुड्स में, तो वो आपका क्या कहलाता है? सेकेंडरी सेक्टर कहलाता है। तृतीय क्षेत्र, अदृश्य सेवाओं को तृतीय सेवाएं कहते हैं। अदृश्य कैसे? जैसे कि आप किसी होटल में गए, खाना खाने, रेस्टोरेंट में गए, तो आपने बोला भाई साहब बहुत पैथेटिक वहाँ की सर्विस थी, साला सब्जी आ गई और एक रोटी खत्म हो गई और 10 मिनट से बैठे हैं, रोटी नहीं आ रही, तो ये कैसी सर्विस है? ये भैया अच्छी सर्विस नहीं मानी जाएगी। अदृश्य सेवाएं। अब आप आज आके मैंने आपसे पूछा भैया क्यों मुखड़ा उतरा हुआ है? बोलो भाई साहब सारे खाने का मतलब मन खराब कर दिया, इतनी बढ़िया सब्जी थी, ठंडी हो गई, रोटी टाइम पे नहीं आ रही। मैंने रोटी मिली तो थी तेरे को। अरे बोले भाई साहब आप मेरे मन की संतुष्टि को समझ नहीं सकते। मतलब कैसी सेवाएं? अदृश्य सेवाएं। रोटी तो मिली ना, लेकिन टाइम पे नहीं मिली, मतलब मन को संतुष्टि नहीं हुई। तो जो तृतीय क्षेत्र की जो सेवाएं होती हैं वो अदृश्य सेवाएं होती हैं। कहते हैं यार उस ऑफिस में जाओ फटाफट काम हो जाता है आपका, शानदार बढ़िया सर्विस देते हैं। तो इसी प्रकार से ये अदृश्य सेवाओं को हम तृतीय सेवाएं कहते हैं। और ये सेवाओं के उत्पादन और सेवाओं के उत्पादन में संलग्न जो भी इंस्टीट्यूट संस्थागत संरचना है वो आपका तृतीय क्षेत्र कहलाता है। तो आप दो चीज जरूर समझ जाना, एक तो वस्तुओं की बात हो रही है किसकी, और इन वस्तुओं में संलग्न संस्थाओं को हम उस क्षेत्र में आइडेंटिफाई करते हैं। ये दो भेद समझ गए ना? बहुत बढ़िया, आगे बढ़ो। अब कुछ बेसिक है ना, टोटके हैं, इनको पकड़ के चलना, इनको लास्ट तक पकड़ के चलना, सारे संकट समाप्त हो जाएंगे। एक होता है नेट, जिसको आप बोलते हैं निवल। ग्रॉस होता है आपका सकल। एक होता है मूल्यह्रास, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं डेप्रिसिएशन। इसको समझ लें, डेप्रिसिएशन क्या होता है? मूल्यह्रास। इसको आप ऐसे समझे जैसे बोर्ड है, मैं लेके आया सपोज करो 1.5 लाख का, हाँ। अब आपने बोले सर, मैंने कहा मुझे बेचना था ये, आप बोले सर मेरे को बेच दो, मेरे को भी क्लास से लेनी। मैंने ले भाई 1.5 लाख के लेके आया, तो बोला सर कैसी बातें कर रहा हूँ, साल भर तो हो गया अभी चलाते हुए, अभी चलाते चलाते इसमें भी तो कुछ ना कुछ कमी आई है ना सर, इसके कंपोनेंट हुए हैं, इसका पेन से आपने इसका स्क्रीन घिस दी है, तो 1.5 लाख में तो मैं नया ही ले आऊँगा सर, सही से रेट लगा तो कुछ तो डेप्रिसिएशन लगा। तो यही क्या है, मूल्य में जो कमी हो रही है ना वो मूल्य ह्रास है। किस लिए? उसको आपने यूज लिया। जब आप उसको यूज लेते हैं तो उसकी जो क्षमता है उसमें भी कुछ कमी आती है, उसमें कुछ घिसावट होती है, और इसी घिसावट को हम कीमत के रूप में डेप्रिसिएशन कहते हैं, ह्रास मूल्य। फिर मैंने कहा ठीक है भाई 1 लाख में ले लेता, आपने बोला अब ठीक है, तो आपने क्या कर लिया, मूल्य ह्रास करके मेरे से बोर्ड लेके चले गए। क्लियर है? एक मिनट दोस्तों, एक नई स्क्रीन खुल गई थी सामने, मेरा बोर्ड, और मैं पढ़ा रहा था, ये मुझे दिख ही नहीं रहा था कि भैया मैं पढ़ा भी रहा हूँ। ये इतने सारे लाल लाल कहाँ से छिटे आ गए भैया? अच्छा, ये तितली वहां से आ गई थी। क्या होती है, तितली बैठ गई होगी ना, ये बारिश में जो तितलियां आ जाती हैं अंदर, ये तितली बोर्ड पे चल रही होगी, तो बोर्ड सेंस कर रहा था कि विकास जी भैया को लिखने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, एक तो समझ गए ना, जब सकल में से मूल्य ह्रास आप माइनस कर दोगे तो क्या आ जाएगा, नेट। पकड़ के चलना है इसको, पकड़ के चलना है इसको। अगला एक नेट इनडायरेक्ट टैक्स। क्या है? नेट इनडायरेक्ट टैक्स, निवल अप्रत्यक्ष कर। निवल अप्रत्यक्ष कर, इसको ऐसे समझो, मेरी साहब समोसे की दुकान है, हलवाई की, क्लियर। मैंने ये समोसा जब बनाता हूं तो मेरी कॉस्टिंग आती है 10 रुपए, ठीक है, 10 रुपए आती है। सरकार ने क्या कर रखा है, इस पर कोई टैक्स लगा रखा है। सरकार मुझसे 2 रुपए टैक्स के लेती है। कितने? 2 रुपए टैक्स कर लेती है। लेकिन मेरा समोसा क्या है, इतना फेमस है, और गरीबों को पेट भरने में मेरा समोसा सरकार की बड़ी मदद करता है।
या यूँ कह लीजिए कि मेरे समोसे विद्यालय में जाते हैं, कहीं ऐसे जगह जाते हैं जहाँ सरकार को फूड देने की आवश्यकता होती है। तो मैंने कहा यार, सरकार ने कहा देखो आप तो बनाओ जच के, टेंशन मत लो, है ना, हम आपको इस पे क्या देंगे, सहायता दे देंगे, कुछ सब्सिडी दे देंगे। तो सरकार ने मुझे 1 रुपए की सब्सिडी और दे दी। तो मेरे कर कितना लगा इफेक्टिवली, 1 रुपये लगा। तो मेरी कॉस्टिंग कितनी आई मेरे मित्रों, 11 रुपये मेरी कॉस्टिंग आई। क्या आई मेरी, 11 रुपये मेरी एक तरीके से मार्केट प्राइस पड़ रही है। और मेरी फैक्टर प्राइस क्या है, 10 रुपये। मेरी कारक जो उसकी कॉस्टिंग पड़ रही है वो कितनी पड़ रही है, 10 रुपये पड़ रही है। क्लियर। अगर मैं आपसे बोलूं कि मेरा नेट इनडायरेक्ट टैक्स मेरा कितना पड़ा, तो आप क्या बोलेंगे, गुरुजी जी 2 रुपये तो आपके सरकार ने टैक्स लगाए, 1 रुपये की आपको सहायता दे दी, तो नेट इनडायरेक्ट टैक्स आपके कितना पड़ा, 1 रुपये ही पड़ा। तो ये नेट इनडायरेक्ट टैक्स को पकड़ के चलना। क्लियर है। बस ये 2 फॉर्मूले आप समझ गए ना, आपने 90% समझ गए। अब आप कंप्यूटेशन मेथड जितने भी है, जीडीपी, जीडी से मुझे एनडीबी पे आना है, मतलब कि ग्रॉस से मुझे नेट डोमेस्टिक प्रोडक्शन पे आना है। तो मैं क्या करूंगा, जी से मुझे नेट पे आना है, तो क्या करना है, मुझे यहाँ पर डेप्रिसिएशन को माइनस करना है। क्या करना है, मुझे माइनस करना है। क्लियर है। चल आगे बढ़े। चलिए अब देखो कुछ शब्द हैं उनको समझो आप। इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमिक डेवलपमेंट और इकोनॉमिक प्रोग्रेस, आर्थिक समृद्धि, आर्थिक विकास और आर्थिक प्रगति। इकोनॉमिक ग्रोथ और ये है आपका इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इकोनॉमिक डेवलपमेंट बिगर टर्म है। क्या बिगर टर्म है, जैसे कि आप लोग ने खूब कमाई कर ली, घर में खूब मर्सिडीज खड़ी है, सारे घरों में एसी लग रहे हैं, लेकिन जब अंदर घुसते हो तो पति पत्नी आपस में लड़ रहे हैं, बच्चा बाप की नहीं सुन रहा है, बेटी अपने में मस्त है। तो आपने ग्रोथ तो कर ली लेकिन डेवलपमेंट नहीं किया आपने। क्या नहीं किया, डेवलपमेंट नहीं किया। तो डेवलपमेंट क्या है, बिगर टर्म है। ग्रोथ केवल आंकड़ों में आपको दिखती है कि साहब पिछली बार आपने इतना कमाया, इस बार आपने इतना कमाया, तो इतनी आपकी क्या होगी, ग्रोथ हो गई। इसीलिए आप देखते होंगे यूनेस अपने HDI निकालते हैं, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स निकालते हैं। तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में हम क्या करते हैं, हम केवल यही तथ्य नहीं देखते कि किसी देश ने मात्रात्मक रूप में कितनी वृद्धि करी है, किसी देश ने मात्रात्मक रूप में कितनी वृद्धि करी, हम केवल यही नहीं देखते। इट मीन्स इकोनॉमिक ग्रोथ किसमें आपको बताती है, मात्रात्मक परिवर्तन को बताती है। कौन सा ले लूं, ब्लैक ले लेता हूं। और इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या बताती है, आपके गुणात्मक परिवर्तन को बताती है। क्लियर है मेरे मित्रों। और ये जो आर्थिक प्रगति है, इकोनॉमिक प्रोग्रेस है, इसको स्थायी विकास को बताती है कि आप सस्टेन कर रहे हो, आप सब खुश हो, मौज में रह रहे हो। क्या सब खुश हो, सब मौज में रह रहे हो। तो किसी देश के लिए इकोनॉमिक ग्रोथ ज़्यादा अच्छी है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट ज़्यादा अच्छा है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट अच्छा है, और इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा है, इट मीन्स कि आप आर्थिक समृद्धि भी कर रहे हो। इसमें एक साम्यता इन शब्दों में ये भी है, अभी इतना समझ लेना। समझ गए। पैसे धेले में भैया अगर किसी देश में ग्रोथ हो रही है तो उसको हम क्या बोलते हैं, इकोनॉमिक ग्रोथ या आर्थिक समृद्धि कहते हैं, जिसको हम मात्रात्मक परिवर्तन कहते हैं। पिछले साल 100 रुपये कमाए, इस बार 110 कमाए, तो 10 रुपये की आपने क्या कर दी, समृद्धि कर दी। लेकिन खुशहाली गायब हो गई 10 रुपये के चक्कर में। खुशहाली भी साथ में है, तो ये क्या हो जाएगी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट कर दिया, मतलब गुणात्मक परिवर्तन भी कर दिया। पैसे भी कमाए, पढ़ाई लिखाई भी आपने अपनी बढ़िया करी, समझ बढ़िया करी, आपने अपने बच्चों को अच्छे से पढ़ाना आपने शुरू कर दिया, अच्छे कपड़े लत्ते पहनने शुरू कर दिए। तो आपने क्या किया, अपने में गुणात्मक परिवर्तन किया। गांव में उस सेठ जी की तरह नहीं कि फटा पजामा पहन रहे हैं और रोटी खा रहे हैं तो चुपड़ी नहीं खा रहे, केवल घी को दिखा दिखा के खा भैया रोटी खा रहे हैं, जबकि क्षमता इतनी है कि आधे गांव को रोटी घी की चिपड़ी खिला दें। तो क्या आर्थिक विकास करना भी जरूरी है।
आर्थिक विकास करना भी जरूरी है। और जब आर्थिक विकास आपका सस्टेनेबल फॉर्म में पहुंच जाता है तो इसी को क्या बोलते हैं, हम स्थायी विकास बोलते हैं। क्लियर है? आगे बढ़ो। अब एक महत्वपूर्ण शब्दावली और समझो, घरेलू सीमा क्षेत्र। कहते हैं ना, तुम्हारे पति पत्नी लड़ो तो घर में लड़ो, बाहर हल्ला मचाने की जरूरत नहीं है, सड़क पे आ जाओगे तो ठीक नहीं है। तुम्हारा जो घरेलू सीमा है ना, उसी में करो जो कुछ करना है। बाहर आके समाज को प्रभावित करोगे तो जेल में बंद कर देंगे। हाँ, तो ये घरेलू सीमा क्षेत्र और देख लो। तो हमें जो भी कमाई धमाई करनी है हमारे घरेलू सीमा क्षेत्र में करनी है, जिसको हम कहते हैं डोमेस्टिक टेरिटरी एरिया। अंग्रेजी में क्या कहते हैं मित्र? डोमेस्टिक टेरिटरी एरिया। अब मैं डोमेस्टिक टेरिटरी एरिया, घरेलू सीमा क्षेत्र में क्यों बात कर रहा हूँ? अरे भैया, मेरे देश की जब अब आय की बात करोगे तो मेरे देश की सीमाओं के बारे में तुम्हें पता होना चाहिए ना। जैसे आपने जाके पाकिस्तान में कमाई करी जोरदार, तो उसको मेरी आय में, देश की आय में जोड़ना है नहीं जोड़ना, ये भी तो अपन को देखना पड़ेगा। तो ये सीमा आपको मालूम होनी चाहिए कि किस सीमा में किस व्यक्ति ने कितना उत्पादन या कितनी कमाई करी, जो मैं अपने देश की आय में जोड़ूं। ये ध्यान रखना है ना। तो घरेलू सीमा क्षेत्र भी समझ लो। राजनीतिक सीमा क्षेत्र, जो पॉलिटिकली एरिया डिफाइन करते हैं हम। पॉलिटिकल मैप लेके आते हैं ना आप, पॉलिटिकल मैप अपना प्यारा भारत यूं है, आगे दिखाऊंगा मैं। ठीक है, इसको एक बार समझ लो फिर मैं आगे बताऊँ। आंतरिक समुद्री क्षेत्र सहित, ये क्या मैंने बोला? आंतरिक समुद्री क्षेत्र सहित। ये आंतरिक समुद्री क्षेत्र क्या होता है? जो 12 नॉटिकल माइल होता है, हमारी जो सी कोस्टल एरिया है, तो वहां से भैया 12 समुद्री मील का जो समुद्री क्षेत्र होता है उसको हम क्या कहते हैं? आंतरिक समुद्र कहते हैं। ये हमारी राजनीतिक सीमा के अंतर्गत शामिल है। किसके अंतर्गत शामिल है? हमारी राजनीतिक सीमा क्षेत्र के अंतर्गत शामिल है। उसके बाद कुछ और समझो वर्ड हैं, दूतावास, कॉन्सुलेट एवं सैन्य प्रतिष्ठान क्षेत्र। दूतावास की अंग्रेजी एम्बेसी। आपको कई बार वीजा बनवाना होता है तो दिल्ली जाते हो ना साहब। दिल्ली में मैं उस एम्बेसी में गया था, यूएसए की एम्बेसी में, कनाडा की एम्बेसी में, जापान एम्बेसी में, वहाँ एक एम्बेसी है। क्लियर? तो वो एम्बेसी जो है वो भी आपकी घरेलू सीमा के अंतर्गत आती है। जैसे अमेरिका में जो भारत की एम्बेसी है वो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी है। वो कैसे ट्रीट किया जाता है? वो जैसे कि आप, कोई व्यक्ति दौड़ के उसके अंदर घुस गया, जैसे भारत में भी यदि अमेरिका की एम्बेसी में घुस गया, हाँ, और बोले मुझे साहब शरण दो, मुझे शरण दो, तो आप ये नहीं कह सकते कि गेट तोड़ के उसको बाहर निकाल लाओ। हाँ, यूएनओ ने और सब ने चार्टर बना रखा है कि इट मीन्स अगर एम्बेसी में आप घुस गए अपराध करके और उन्होंने आपको बिठा लिया तो आप अमेरिका में हो। उस समय आप कहाँ हो? अमेरिका में हो। हम ये कहते हैं कि वो टेरिटरी किसकी? अमेरिका की है। आप नहीं घुस सकते। अगर आपने गेट तोड़ के अंदर घुसे तो इट मीन्स आप अमेरिका में अंदर घुस गए, फिर वो जो भी रिपरकशन होने हैं वो होने हैं। ऐसे ही हर देश में जो एम्बेसी होती है वह एम्बेसी उस देश की घरेलू सीमा क्षेत्र के अंतर्गत आती है। वहां पर हमारे जो भी अधिकारी काम कर रहे होंगे और वहां से जो भी कमाई करेंगे वो हमारे देश की कमाई के अंतर्गत आएगी। अभी हम डेफिनेशन देखेंगे तो समझ जाएंगे। एक मित्र शब्द है इसमें, कॉन्सुलेट। ये कॉन्सुलेट क्या होता है? देखो, एम्बेसी तो आपको सामान्यतः कहाँ मिलेगी? जो देश की राजधानी है वहीं मिलेगी। तो आपको दिल्ली में एम्बेसीज मिलेंगी, लेकिन कॉन्सुलेट आपको मेट्रोपॉलिटन चारों सिटीज में मिल जाएगी। दिल्ली, मुंबई में मिल जाएगी, चेन्नई में मिल जाएगी। ठीक है। अभी जो कॉन्सुलेट होते हैं ये क्या होते हैं? ये कॉन्सुलेट होते हैं आर्थिक रूप से डील करने के लिए। कॉन्सुलेट होते हैं, जैसे आपको अमेरिका में कोई फैक्ट्री लगानी है तो आप कॉन्सुलेट में जाएंगे, कॉन्सुलेट में बात करेंगे। या वहां से भी कोई आता है तो भारत के कॉन्सुलेट में जाता है, वहाँ पे एक कॉन्सुलेट कमिश्नर होता है, वो तय करता है, वो डील करता है, हाँ साहब आप हमारे देश में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, आइए साहब बात करते हैं। अब ये जैसे कि सपोज करो अपने ये क्या नाम है इसका, तो नाम भूलने की बीमारी बड़ी हो रही है। जैसे मार्क जुकरबर्ग आया था, ठीक है, उसने बोला मुझे सब भारत में निवेश करना है, तो एम्बेसी में नहीं, वो कॉन्सुलेट में संपर्क करेगा। वो कहाँ से करेगा? कॉन्सुलेट में संपर्क करेगा। क्लियर है? एक होते हैं सैन्य प्रतिष्ठान क्षेत्र, मिलिट्री बेस। भारत ने जैसे सपोज करो कजाकिस्तान के पास अपना एक मिलिट्री बेस बना रखा है, तो वो भी हमारा घरेलू सीमा क्षेत्र कहलाता है। ऐसे ही जो पीस कीपिंग फोर्स होती है अपनी यूएनओ के अंतर्गत, वो जैसे किसी और देश में गई, वहां पर अपने अपन ने, भारत ने अपना बेस बनाया, तो बेस का जो एरिया है वह भी आपके डोमेस्टिक टेरिटरी एरिया के अंतर्गत शामिल किया जाता है। क्लियर? जलपोत और वायुपोत,
जैसे भारत का कोई जलपोत है, सामान लेके जा रहा है, हाँ, तो जो जलपोत है, जो जलपोत की टेरिटरी है, वो जलपोत भारत की घरेलू सीमा क्षेत्र के अंतर्गत गिना जाता है। क्लियर? ऐसी वायुपोत है, एयर इंडिया का विमान जा रहा है भैया, कहाँ जा रहा है? सपोज करो अमेरिका जा रहा है, कनाडा जा रहा है, यूके जा रहा है, लंदन जा रहा है, तो वो जो हवाई जहाज जा रहा है, वो हवाई जहाज जो एरिया है, जितना उसमें हमारे लोग बैठ के काम धाम कर रहे हैं, पायलट है वहाँ पे, जो भी एयर होस्टेसेस हैं, ये क्या है? ये भैया हमारे घरेलू सीमा क्षेत्र के अंतर्गत शामिल की जाती है। अगला, छोटी नौकाएं और तेल रिग। देखो ये जो आंतरिक समुद्री क्षेत्र है ना, यहाँ पर जब हमारी नाव जाती है मछली पकड़ने इत्यादि, तो वो भी हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी एरिया मानी जाती है। क्लियर है? तेल रिंग, जैसे कि मुंबई हाई है, वो टेरिटरी से तो बाहर है, हाँ, वहां से हम तेल का क्या कर रहे हैं? उत्पादन कर रहे हैं, तो वो जो तेल रिग है वो भी हमारी घरेलू सीमा क्षेत्र के अंतर्गत शामिल किया जाता है। समझ गए? क्या मैं ये घरेलू सीमा क्षेत्र बढ़ा सकता हूँ क्या? आपने कहा साहब हमारे देश की जो बाउंड्री है, हमारा जो प्यारा भारत देश है, जो हमारा प्यारा भारत देश है, उसकी तो बाउंड्री फिक्स है साहब। घरेलू सीमा क्षेत्र कैसे बढ़ सके? बिल्कुल बढ़ सकता है। किसी देश में जाके यदि मैंने कॉन्सुलेट खोल लिया, मैंने 20-50 वायुपोत और बढ़ा दिए, मैंने छोटी नौकाएं और बढ़ा दी, तेल रिंग मैंने और कहीं पर फाइंड आउट कर लिया, वहां पर हमने उत्पादन चालू कर दिया, तो मेरे घरेलू सीमा क्षेत्र में बढ़ोतरी होगी नहीं होगी? बिल्कुल होगी। क्लियर? ये राजनीतिक सीमा क्षेत्र है, ये तो राजनीतिक सीमा क्षेत्र है, लेकिन घरेलू सीमा क्षेत्र बढ़ाया जा सकता है यदि आप दूतावास, जलपोत, वायुपोत, छोटी नौकाएं, तेल रिग, इनको बढ़ा दोगे तो आपके देश का डोमेस्टिक टेरिटरी एरिया बढ़ जाएगा। ये समझ गए घरेलू सीमा क्षेत्र? क्योंकि आगे जीडीपी की परिभाषाओं में इन सबको मैं काम में लेने वाला हूँ। आपको केवल दो चीज समझनी है, जीडीपी और जीएनपी। फिर एनडीपी आप उससे यूं कहीं समझ जाओगे, एनएनपी आप उससे यूं कहीं समझ जाओगे। फिर भैया मार्केट प्राइस और फैक्टर प्राइस है, वो आप समझ जाओगे। जैसे मेरा समोसा मुझे 10 रुपए का पड़ रहा था और बाजार में भैया मुझे टैक्स टूक्स लगा के सब्सिडी करके मुझे 11 रुपए का पड़ा, तो वो मार्केट प्राइस हो गई। इसमें आपको कोई संकट नहीं होने वाला है। क्लियर? हाँ, ये एक ईईजेड होता है मित्रों, जैसे कि आपने अभी देखा ना, ये तो हो गया आपका 12 नॉटिकल माइल वाला एरिया, आंतरिक क्षेत्र जिसको बोलते हैं, ये हमारे डोमेस्टिक टेरिटरी में आता है। लेकिन ये एक एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होता है, यहाँ पर हम आर्थिक गतिविधि कर सकते हैं। तो भारत देखो कितना जबरदस्त स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड एरिया है कि हमारे पास दोनों तरफ क्या है? समुद्र है, और हमारे पास एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है। आने वाले समय में समुद्र के लिए लड़ाई होगी एरिया के लिए, आपको लैंड के लिए नहीं होगी, ध्यान रखना, समुद्र के लिए होगी, क्योंकि समुद्र में अथाह रिसोर्सेज है। हाँ, अब चाइना है, आपको मालूम है साउथ चाइना सी में क्यों झगड़ा होता है? मोस्ट प्रॉब्ली इसलिए होता है कि वो वहां से लिथियम के भंडार है, उनसे क्या कर रहा है? वो रिसोर्सेज लेके आ रहा है चाइना, सारे रिसोर्सेज उसको समुद्र में मिलेंगे। बोला देश और जितनी भी आप बात करो ग्लोबल वार्मिंग बाहर में जाए, कम्युनिस्ट कंट्री को इससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है मित्र, ये आपका एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होता है 200 नॉटिकल माइल, मतलब अपनी जो सीमा है, ये जो सीमा है कोस्टल एरिया वाली, यहाँ से आप 200 नॉटिकल माइल जाएंगे तो ये हमारा एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होता है। अनन्य आर्थिक क्षेत्र भारत का कहलाता है। इट इज एन एरिया ऑफ द सी इन विच ए सॉवरेन स्टेट हैज स्पेशल राइट्स रिगार्डिंग द एक्सप्लोरेशन एंड यूज ऑफ मैरीन रिसोर्सेज। यहाँ पर हम जो तेल निकाल सकते हैं, मैरीन रिसोर्सेज को काम में ले सकते हैं, इंक्लूडिंग एनर्जी प्रोडक्शन फ्रॉम वाटर एंड विंड। यहाँ पर हम वाटर और विंड के माध्यम से एनर्जी प्रोडक्शन भी कर सकते हैं। ये क्या है? हमारा एक्सक्लूसिव राइट है। अनन्य आर्थिक क्षेत्र 200 नॉटिकल माइल तक रहता है, और आंतरिक जो आपका समुद्री क्षेत्र रहता है वो 12 नॉटिकल माइल तक रहता है। हाँ, एक डेफिनेशन और देखो भैया, निवासी और एक होता है गैर निवासी। जैसे कि वो घर था ना जिसमें एक किराएदार आके रहने लग गया था, तो वो उस समय तो वहां का निवासी है, भैया वहीं रह रहा है, लेकिन मूलतः वो वहां का नहीं है। ठीक है? जैसे जयपुर है, जयपुर में कोई फ्रांस के लोग रह रहे हैं, तो अभी तो निवासी यहाँ के हैं, लेकिन एक ड्यूरेशन भी होनी चाहिए कि 1 महीने 2 महीने बाद चले गए उठ के, ये नहीं, कम से कम 1 साल रह रहे हो तो ही निवासी मानेंगे, नहीं तो नहीं मानेंगे। ठीक है? तो निवासी क्या होता है? रेजिडेंट, देश के भीतर रहने वाले राष्ट्रवासी और नॉन नेशनल, गैर राष्ट्रवासी। गैर राष्ट्रवासी में कौन कौन आ जाएंगे? जैसे मैंने आपको फ्रेंच का उदाहरण दिया, या किसी और दूसरे देश के लोग रह रहे हैं, वो आपके किस में आ जाएंगे? गैर राष्ट्रवासी में आ जाएंगे। और हम जो यहाँ के नागरिक हैं भारत के, और हम इस भारत में ही रहते हैं, तो हम कौन हो गए? नेशनल्स हो गए। और ये कौन हो गए? गैर राष्ट्रवासी हो गए। क्लियर?
निवासी आपको क्लियर है, रेजिडेंट जहां पर जो भी निवास कर रहा है उसके अंतर्गत दोनों शामिल हो जाएंगे, ठीक है ना। जो मूलतः वहां के नागरिक हैं और जो बाहर से आके रह रहे हैं वो दोनों निवास करने वाले, नागरिक नहीं, नागरिक और बाहर के लोग दोनों इसके अंतर्गत शामिल हो जाएंगे। हाँ, एक और समझ लो अकाउंटिंग ईयर, ये सारी चीजें समझ लोगे तो डेफिनेशन तुम्हें चुटकियों में बन जाएगी, कभी रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, जैसे जहाँ ठोक के आ जाओगे। अब आप अब अकाउंटिंग ईयर है, इसके बारे में समझ लो। देखो अकाउंटिंग ईयर भी दो टाइप की होती है। एक मिनट मित्रों, जल ले लूं मैं। हाँ मित्रों, देखो मित्रों, एक तो होता है अपना फिजिकल अकाउंटिंग ईयर। क्या होता है फिजिकल अकाउंटिंग ईयर, जिसको हम बोलते हैं भौतिक लेखा वर्ष, और एक होता है अपना वित्तीय लेखा वर्ष। फिजिकल अकाउंटिंग ईयर और एक होता है फाइनेंशियल अकाउंटिंग ईयर। फिजिकल अकाउंटिंग ईयर को हिंदी में हम क्या कहते हैं, भौतिक लेखा वर्ष कहते हैं। और फाइनेंशियल अकाउंटिंग ईयर को हम क्या कहते हैं, वित्तीय लेखा वर्ष कहते हैं। क्या कहते हैं, वित्तीय लेखा वर्ष कहते हैं। अच्छा, भौतिक लेखा वर्ष किससे रिलेटेड है। देखो कोई अवधि आपने तय करी कि सपोज करो जनवरी से लेके दिसंबर तक जो भी उत्पादन होगा, क्या, भौतिक लेखा वर्ष, भौतिक रूप से है, उत्पादन की भौतिक मात्रा को यहाँ पर क्या करते हैं, लेखांकन किया जाता है। जैसे आप जनवरी से दिसंबर तक विकास जी आपके खेत में 100 कुंटल क्या हुए, गेहूं हुए, तो उत्पादन की मात्रा का लेखांकन किया जाता है। तो ये मित्र आपका क्या कहलाता है, फिजिकल अकाउंटिंग ईयर कहलाता है। और फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या क्या कहलाता है, जिस अवधि में ये जो उत्पादन हुआ इसकी वित्तीय मात्रा का लेखांकन। मतलब ये जो उत्पादन कितने का हुआ, जैसे मैंने कहा ना साहब 1000 क्विंटल हुआ, तो मैंने कहा साहब इस बार हमारे तो 1000 क्विंटल का मतलब हो गया 30 लाख का, 30 लाख ही हो गया ना, 3 3 6 और 7, 30 लाख का हमारे क्या हुआ इस बार गेहूं हुआ, 3000 रुपये क्विंटल के हिसाब से यदि मैं लेके चलता हूँ तो, ठीक है। तो ये जो मैंने वित्तीय मात्रा में उत्पादन के बारे में बताया, इसका मैं लेखांकन करता हूं, तो ये लेखांकन मेरा क्या कहलाएगा, वित्तीय लेखा वर्ष के अंतर्गत लेखांकन कहलाएगा। क्लियर है, ठीक है। अभी जो फाइनेंशियल ईयर है ना, हमारे देश में हम इसको 2-3 एस्पेक्ट में बांट के पढ़ते हैं। जैसे अभी तक आपने जनवरी से लेकर दिसंबर तक सुना होगा, फाइनेंशियल ईयर भी आपने सुना होगा कि भैया अप्रैल से लेके 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक अपना क्या होता है, फिस्कल ईयर होता है, जिसको हम राजकोषीय वर्ष कहते हैं। 3-4 इंपॉर्टेंट हैं अपने फाइनेंशियल ईयर जिनको आपको समझना चाहिए। हमारा एग्रीकल्चर ईयर अलग है, हमारा आरबीआई का जो ईयर है वो अलग होता है, असेसमेंट ईयर हमारा अलग होता है आरबीआई का, आपको मालूम है। मॉनेटरी पॉलिसी का जो ईयर होता है आरबीआई का वो डिफरेंट होता है। एक बार ये अकाउंटिंग ईयर देख लीजिए। चूंकि हम जीडीपी और इसके बारे में डेफिनेशन पढ़ेंगे तो हम एक वित्तीय वर्ष की बात करेंगे, जिसमें हम वित्तीय वर्ष का मतलब क्या हो गया, फाइनेंशियल ईयर की बात करेंगे। क्लियर है, अप्रैल से लेके 31 मार्च तक। लेकिन लगे हाथ आप ये सारे भी समझ लीजिए। फिस्कल ईयर, फिस्कल ईयर का मतलब हो गया राजकोषीय वर्ष। 1 अप्रैल से लेके मित्र कितना होता है, ये 31 मार्च तक होता है, ठीक है। एक अपने फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है, हाँ, भारतीय खाद्य निगम, इनका भी अपना एक वर्ष होता है, ये अक्टूबर से लेके सितंबर तक होता है। एफसीआई का जो ईयर होता है वो होता है सॉरी 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 1 अक्टूबर से 30 सितंबर, क्या, 1 अक्टूबर से 30 सितंबर तक होता है आरबीआई। अब समझो, भारतीय रिजर्व बैंक के भी 2 प्रकार के ईयर होते हैं, एक होता है असेसमेंट ईयर,
एक मिनट मित्रों। हाँ, आरबीआई की दो होता है, आपको मालूम है, एक असेसमेंट कब तक होता है? 1 जुलाई से 30 जून तक। अप्रैल तक होता है। आपको ये दोनों की पढ़ेंगे ना, तो जिस पर्सपेक्टिव से हम पढ़ेंगे, मेथड अपन पढ़ेंगे। सब नेशनल इनकम में आपको यहाँ पे 2 घंटे देता हूँ, तो मुझे वहाँ पर 6-7 घंटे, 6 घंटे एटलीस्ट देने पड़ेंगे। ठीक है, उसमें आपकी यूपीएससी के भी कंप्लीट हो जाएगा। मतलब यदि मैं आरएस की आपको इकोनॉमिक्स पढ़ाऊंगा, तो फिर यूपीएससी में आपको बेसिक इकोनॉमिक्स पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। लेकिन ये एक बार कर लो मित्र अच्छे से। आरएस के लिए जो इकोनॉमिक्स में पढ़ाऊंगा वो अलग से पढ़ाऊंगा मित्र, ठीक है ना, वो फिर अलग अलग बैच चलेगा। लेकिन जूनियर अकाउंटेंट के लिए जितना जरूरत है उससे मैं आपको ज़्यादा ही करा के जाऊंगा, चिंता मत करो आप। क्लियर? 1 मई से 30 अप्रैल आपका आरबीआई का मॉनेटरी पॉलिसी ईयर होता है। अब एक इंपॉर्टेंट देखो, एग्रीकल्चर ईयर, कृषि वर्ष। ऐसा नहीं है आरएस के लिए भी काम नहीं आएगा, आरएस के लिए भी अगर बच्चा इसको करेगा ना तो वो मात नहीं खाने वाला कहीं पे, ऐसी बात नहीं है, ठीक है ना। लेकिन वो गुंजाइश मन में रहती है यार कुछ छूट ना जाए, तो उसके लिए मुझे वो आपको एक्स्ट्रा कराना ही कराना पड़ेगा। ठीक है। एग्रीकल्चर ईयर की बात करें तो कब से कब तक होता है? जुलाई से लेके जून तक होता है। ये जो मानसून आया है ना, तो हम देखो भैया, बुआई चालू जाती है एकदम से ना, गाँवों में क्या इकोनॉमी एकदम से उड़ जाती है। जाके देखना गांव के जो आदमी है, जो खाद बीज वाले हैं, वहाँ पे लाइन लगी रहती है, फर्टिलाइजर के लिए लाइन लगी रहती है। तो 1 जुलाई से 30 जून तक, ठीक है, ये हमारा क्या कहलाता है मित्र? एग्रीकल्चर ईयर कहलाता है। क्लियर है? अच्छा, एक व्यापारिक वर्ष हमारे होता है। आप देखो दिवाली पे, ध्यान रखना, दिवाली पे वो जो अपनी खाता भाई लाल बुक लेके आते हैं, उस पे अपन फिर सातिया बनाते हैं। हर आपको व्यापारी वो एक उस दिन अपना क्या करता है, खाता भाई बदलता है। तो दिवाली से दिवाली की संध्या तक, क्या दिवाली से दिवाली की संध्या तक उसमें बनाया जाता है। और ध्यान करना, अपना जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है ना, उसका भी लेखा वर्ष दिवाली को ही चालू होता है। उस दिन एक बार जरूर खुलता है, दिवाली के दिन। तो बीएससी भी इसी लेखा वर्ष का अनुसरण करता है, दिवाली से दिवाली की संध्या तक। क्लियर है मेरे मित्र? ये कुछ इंपॉर्टेंट अकाउंटिंग ईयर है जिसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए थी। आगे देखें। हाँ, एक कॉन्सेप्ट और समझ लो, कारक आय, फैक्टर इनकम। फैक्टर इनकम, मार्केट प्राइस, अपन वो भी समझेंगे। तो बड़ी सरल सरल चीजें हैं ना, इसको और एक बार देख लो। चलिए अगला और देख लेते हैं फटाफट। फैक्टर इनकम है, इसी को हम कहते हैं कारक आय। देखो, एक तो कारक आय होती है, कारक इनकम और होती है। इसको थोड़ा सा भेद समझें इसको ना। कारक इनकम होती है ऑनर्स फ्रॉम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। देखो, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन से क्या तात्पर्य है हमारे यहाँ पे? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन मतलब कि जो उत्पादन हो रहा है उसके कारण कौन कौन से हैं, या यूं कह लीजिए उसके कारक कौन कौन से हैं। यदि मैं बात करूं, मुझे सपोज करो पेन बनाना है, तो मेरी फैक्ट्री में मुझे लेबर चाहिए, और उस फैक्ट्री के लिए मुझे लैंड चाहिए, और फैक्ट्री लगाने के लिए मुझे पूंजी चाहिए, और मुझे उद्यमिता चाहिए। मुझे आना चाहिए कि पेन कैसे बनाना है, कैसे मार्केटिंग करनी है। ये 4 चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी। तो यदि मैं बात करूं कारक उत्पादकों की, तो एक मुझे चाहिए लेबर, लैंड, कैपिटल पूंजी, और एंटरप्रेन्योरशिप मतलब उद्यमिता। अच्छा, जो लेबर होती है उसको मुझे क्या देना पड़ता है? फैक्टर पेमेंट। ये तो था भैया
उत्पादन के लिए आपको क्या क्या कारक उत्पादक चाहिए, क्लियर है। अब जो प्रोडक्शन लूंगा मैं उनसे, या जो लेबर से मैं काम लूंगा, तो उस लेबर को मुझे कुछ ना कुछ भुगतान करना पड़ेगा, कारक भुगतान करना पड़ेगा ना, फैक्टर पेमेंट। तो लेबर को मुझे क्या देना पड़ेगा मित्र, वेजेस देनी पड़ेगी। जो मैंने जमीन ली उसके लिए मुझे क्या देना पड़ेगा, रेंट या किराया देना पड़ेगा। जो मैंने पूंजी ली या तो मुझे उस पर ब्याज देना पड़ेगा या उस पर लाभांश देना पड़ेगा। इसको ऐसे समझो कि बैंक से लेके आया तो मुझे सपोज लोन पे लेके आया तो उसको ब्याज देना है, और आपने मिलके अपन ने बोला भैया कि चल लगाओ पूंजी, मुझे तो लाभ में से आप हिस्सेदारी दे देना, तो मुझे लाभांश भी देना पड़ेगा। और एंटरप्रेन्योरशिप, जो मैं उद्यमिता करूँगा, मेरा पूरा बेस्ट साहस, मेरा पूरा नॉलेज उसमें लगाऊंगा, जो मार्केटिंग करूंगा, जो मैनेजमेंट करूंगा, और ये सब जो मैं करूंगा सामान बेचने के लिए, तो जो लाभ मिलेगा वो कौन कमाता है, उद्यमिता के अंतर्गत आता है। क्लियर है। लेबर को फैक्टर पेमेंट, कारक भुगतान क्या होता है, वेजेस। लैंड को क्या होता है, रेंट। कैपिटल को क्या होता है, इंटरेस्ट और डिविडेंड। और एंटरप्रेन्योरशिप, उद्यमिता को क्या मिलता है मित्र, प्रॉफिट मिलता है। क्लियर है ना, कारक आज समझ गए ना। अच्छा एक बात समझो, मैंने जैसे समोसा बनाया, अपने क्या मिठाई की दुकान है साहब, समोसा अपन ने बनाया, यार सही सा समोसा बन गया है। तो चलो ये समोसा बनाया अपन ने साहब। अब समोसा बनाया तो अपने लिए जो हलवाई, एक तरह लेबर, अपनी मिठाई की दुकान, लैंड और पूंजी लगाई, आलू लेके आया, बाकी सामग्री लेके आई, और बढ़िया से बना के बढ़िया मार्केटिंग वगैरह करके अपन समोसा बेचते हैं। तो ये जो मैंने चारों चीज़ें लगाई ये समोसा बनाने के लिए, इनके लिए जो मैंने भुगतान किया उसको क्या बोलता हूँ मैं, कारक भुगतान। या मैं यूं भी कह सकता हूँ कि ये मेरी एक फैक्टर कॉस्ट है, ये मेरी क्या है, कारक लागत है ना या नहीं है, बिल्कुल है। क्लियर। अच्छा मुझे बताओ, मैंने आपको बताया था मेरा समोसा 10 रुपए का है। अब इसमें क्या हुआ, सरकार ने बोला विकास जी आपको 2 रुपए टैक्स देना पड़ेगा, इनडायरेक्ट टैक्स, जीएसटी जिसको आजकल हम कहते हैं। और 1 रुपए चलो हम आपको छूट देते हैं कि आप बढ़िया सामान बना रहे हो, गरीबों को दे रहे हो, छूट दे रहे हैं तो मतलब माइनस हो जाएगा। तो मेरे 11 रुपए का ये समोसा पड़ा। ये क्या है मेरे समोसे की मित्र, मार्केट प्राइस। सही कह रहे हो कि बाजार का जो मेरा मूल्य है वो ये है। अब मेरी बात समझो, जब अपन अपने देश की जीडीपी निकालेंगे तो ध्यान रखना, एक तो निकालेंगे अपन फैक्टर कॉस्ट पे, एक निकालेंगे अपन मार्केट प्राइस पे। ये दो बातें समझ गए ना। चलिए एक एग्जांपल देखते हैं कि एक वर्क किया फैक्ट्री में, ठीक है, तो फैक्ट्री को तो इसने क्या दिया, अपनी लेबर दी, मजदूरी दी, और फैक्ट्री ने इसके बदले एक को क्या दिया, वेजेस दिया, मजदूरी मतलब भुगतान दिया। तो ए क्या है, ए तो क्या है, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, और इसने जो वेजेस अर्न किया वो क्या है, फैक्टर इनकम है, किसकी, ए की। ए की तो क्या है, ये फैक्टर इनकम है, लेकिन फैक्ट्री वाले की क्या है, ये कारक भुगतान है। एक हो तो जो उसने अपना उत्पादन में लेबर अपनी मजदूरी लगाई, तो उसके बदले उसको क्या मिल गया था, मजदूरों का भुगतान मिल गया, तो वो तो उसके लिए क्या है, कारक आय है। और फैक्ट्री वाले के लिए क्या है, ये कारक भुगतान है। वेजेस पेड जो किया फैक्ट्री वाले ने, ये क्या कहलाएगा, कारक भुगतान कहलाएगा। मुझे लगता है ये बात आपको स्पष्ट है। कारक आय, कारक भुगतान, ये मूल बातें समझ गए ना। चलिए इसको बाद में देखेंगे, बीच पे आ गया। अब आ जाओ अपने जीडीपी, जीएनपी, एनडीपी और एनएनपी को समझ लेते हैं। जीडीपी को समझते हैं, क्या, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, घरेलू उत्पाद की बात कर रहे हैं। सकल घरेलू उत्पाद मतलब हमारे घरेलू सीमा में कितना उत्पाद हुआ उसकी हम बात कर रहे हैं। क्लियर है, इतना लेके चलेंगे। अब मैं इसकी देखो डेफिनेशन बना रहा हूं, रटने की कतई आवश्यकता नहीं है। ये मैं बना रहा हूं मार्केट प्राइस पर। किस पे बना रहा हूं, मार्केट प्राइस पर। अब आपको सब समझ में आ जाएगा, कोई संकट नहीं है। मैंने क्या लिखा, घरेलू सीमा, जो भी उत्पादन बताएंगे आप तो कोई ना कोई सीमा में तो बताएंगे, तो ये मैंने लिखा घरेलू सीमा, मतलब कि एक घरेलू सीमा के अंतर्गत। अब एक समय भी तो होगा कि उत्पादन 1 महीने, 2 महीने, 6 महीने, 2 साल, कितना बता रहे हो आप। तो ये भैया उत्पादन है आपका 1 वित्तीय वर्ष में
क्या है मित्र, एक वित्तीय वर्ष में, ठीक है, एक वित्तीय वर्ष में क्या कर रहे हैं हम, संपूर्ण अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं का बाजार मूल्य, संपूर्ण अंतिम वस्तुओं तथा सेवाओं का बाजार मूल्य। क्या बोला मैंने, बाजार मूल्य, क्योंकि मैं किस मार्केट प्राइस की डेफिनेशन लेकर चल रहा हूं, जीडीपी की मार्केट प्राइस पे। तो मेरे मित्र ध्यान रखो, ये जीडीपी की डेफिनेशन बन गई है, रटने की आवश्यकता नहीं है। क्या बोलेंगे, किसी राष्ट्र की घरेलू सीमा में एक वित्तीय वर्ष में, ओहो इसमें एक चीज रह गई, एक वित्तीय वर्ष में सभी निवासी प्लस गैर निवासी, सभी निवासी और गैर निवासी के द्वारा, या सभी निवासी और गैर निवासी उत्पादक इकाइयों के द्वारा संपूर्ण अंतिम वस्तुओं तथा सेवाओं का बाजार मूल्य आपका क्या कहलाता है, जीडीपी मार्केट प्राइस कहलाता है। ये संपूर्ण डेफिनेशन है, रटने की कोई आवश्यकता, ठीक है, बेसिक्स अपने अपन ने क्लियर कर ही लिए। दोबारा बोलता हूं, जो भी राज्य की जो घरेलू सीमा है उसके एक वित्तीय वर्ष में सभी निवासी और गैर निवासी, निवासी मतलब जो वहां के निवास करने वाले, गैर निवासी मतलब कोई इंग्लैंड से आके यहाँ पर भैया किसी ने फैक्ट्री लगाई तो उसके द्वारा किया गया उत्पादन भी, समझ रहे हो, सभी निवासी और गैर निवासी, ये ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। जीएनपी में इसकी डेफिनेशन यहाँ पर बदल जाएगी, सभी निवासी और गैर निवासी के द्वारा संपूर्ण अंतिम वस्तुओं तथा सेवाओं का बाजार मूल्य क्या कहलाता है, जीडीपी मार्केट प्राइस कहलाता है। क्लियर है, इंग्लिश में भी देख लें, इट मींस जीडीपी इज द टोटल वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी। जो डोमेस्टिक टेरिटरी के अंतर्गत आप जो भी उत्पादन करेंगे वो क्या कहलाएगा, आपका जीडीपी कहलाएगा। क्लियर, क्लियर है। किसी भी देश की घरेलू सीमा में एक वित्तीय वर्ष में सभी निवासी और गैर निवासी के द्वारा अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं का बाजार मूल्य, मतलब संपूर्ण अंतिम वस्तुओं तथा सेवाओं का बाजार मूल्य। अब इसमें तीनों सेक्टर आ जाएंगे, ध्यान रखना, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। क्लियर है। टोटल वैल्यू विदाउट एनी डिडक्शन ऑफ डेप्रिसिएशन, ये टोटल वैल्यू का मतलब समझना कि अगर ये पेन है, क्लियर है, ये पेन अगर 10 रुपये का है तो 10 रुपये पूरी वैल्यू लेंगे। अब इसमें डिडक्शन डेप्रिसिएशन अपन ने शामिल नहीं किया है कि 1 महीने बाद 2 महीने बाद इसकी क्या कीमत हो गई है काम में लेने के कारण, वो हमने घिसावट इसमें नहीं जोड़ी, ध्यान रखना। केवल डोमेस्टिक टेरिटरी, घरेलू सीमा के अंतर्गत। अब इसमें नीचे लिखा हुआ है नॉट इनकम फ्रॉम आउटसाइड इंडिया। अभी जो घरेलू सीमा है ना, मैंने आपसे क्या कहा था, घरेलू सीमा तो अपनी क्या रहेगी, एक तो राजनीतिक सीमा और 3 और मैंने आयाम बताए तो उन्हीं को मिला के। क्लियर है। इसमें यदि अमेरिका में जाके आप काम कर रहे हो, यूके में जाके काम कर रहे हो, तो वह इसमें शामिल नहीं है। यहाँ पर राष्ट्र की जो हमारी घरेलू सीमा है, देश की जो घरेलू सीमा डोमेस्टिक। अब इसको पकड़ लो ना, चूंकि हम निकाल भी किसकी रहे हैं, सकल घरेलू उत्पाद, तो घरेलू पकड़ लेना, डेफिनेशन में कभी भूल नहीं होगी आपसे। हाँ, अब एक बात का ध्यान रखना, जब भी हम जीडीपी का कैलकुलेशन करते हैं तो मध्यवर्ती गुड्स, मध्यवर्ती वस्तुओं की जो कीमत है उसको शामिल नहीं करते। इसको एक बार समझ लो, इस कॉन्सेप्ट को भी। इंटरमीडिएट गुड्स, एग्जाम्पल क्या दे रखा है, कोई कंट्री है जहाँ पे भैया 5 आदमी हैं, ABCDE, ठीक है ना। इस केस में इन 5 के द्वारा किया गया उत्पादन के हिसाब से उस देश की जीडीपी क्या होगी, समझो। A कौन है, मैन्युफैक्चरर है, B कौन है, B भी मैन्युफैक्चरर है, C कौन है, होलसेलर है, और डी कौन है, रिटेलर है, और ई कौन है, कस्टमर है। क्लियर। यहाँ भैया क्या हुई, स्टील बनाया मैन्युफैक्चरर ने, 400 रुपये का स्टील बनाया, फिर ये गया इस मैन्युफैक्चरर के पास, यहाँ भैया क्या हुई, स्टील चेयर गई। अब जो थी स्टील से जो चेयर बनाई, तो जो उसको मूल्यवर्धन किया तो कितने का किया, 1000 रुपये का किया। क्लियर है। फिर होलसेलर के पास गई, होलसेलर ने अपना लाभ जोड़ लिया, कितना, 100 रुपये, 1100 रुपये की हो गई। अब ये चेयर हम भैया बिकने के लिए बाजार में आ गई, तो बाजार में कितने की बिकेगी, 1200 रुपये की बिकेगी। तो ये क्या हो गई, मार्केट प्राइस क्या हो गई,
फाइनल गुड हो गया। फाइनल गुड क्या बना उस लोहे से? स्टील चेयर बना, लोहे की चेयर बनी। कितने की बनी? 1200 की बनी। अब एक बार बताओ मुझे, अगर मैं इस 400 को भी जोड़ लूँ, इस 1000 को भी जोड़ लूँ, इस 1100 को भी जोड़ लूँ, इस 1200 को भी जोड़ लूँ, तो चेयर तो असलियत में तो बनी 1200 की। और अगर मैं इन सबको जोड़ लूँ तो कितने की हो जाएगी? ये करीबन 3500 की हो जाएगी, 3500 3600 की हो जाएगी। क्या वास्तव में चेयर इतने की थी? नहीं। इसीलिए जीडीपी में हमेशा हम मार्केट प्राइस को लेते हैं या फिर फैक्टर प्राइस को लेते हैं, कारक आय को लेते हैं या फिर बाजार मूल्य को लेते हैं। क्लियर? अब बाजार मूल्य क्या है? 1200, और इस 1200 में शामिल है, इसमें जो पहला मैन्युफैक्चर जहाँ स्टील बन के आया उसमें मूल्य वर्धन दूसरे मैन्युफैक्चर ने किया, वह भी शामिल है। होलसेलर का जो कॉस्टिंग आई वह भी शामिल है, और लास्ट में रिटेलर का भी जो आया वह भी शामिल है। स्पष्ट है? तो जीडीपी कितनी है भैया? 1200 रुपये। जीडीपी इज वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स ओनली एंड नॉट इंटरमीडिएट्स गुड्स। मध्यवर्ती वस्तुओं को शामिल नहीं करते हैं। एग्जामिनर क्या करेगा? एग्जामिनर आपको स्टेटमेंट दे सकता है, जीडीपी की परिभाषा में निम्न में समाहित किए जाते हैं ए बी सी डी, उसमें से एक ऑप्शन दे देगा मध्यवर्ती वस्तुओं की उत्पादक लागत। ये भी दी जाती है क्या? नहीं दी जाती। अंतिम वस्तुओं का बाजार मूल्य, संपूर्ण अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का ही बाजार मूल्य लिया जाएगा। देखो जीडीपी और एनडीपी, जीडीपी और जीएनपी समझ के ना, फिर बाकी में आपको लोड नहीं आएगा। उसके बाद तो फाइनली मैं आपके साथ एक छोटा सा खेल खेलूंगा, आपको बाकी सारी चीजें ध्यान में आ जाएंगी। जीडीपी दो प्रकार की होती है, हमारी चर्चा हो गई। एक मार्केट प्राइस में निकालते हैं, फैक्टर कॉस्ट में निकालते हैं। क्लियर? मार्केट प्राइस है, जैसे मेरा समोसा था, समोसा में मैंने जो जीएसटी जोड़ा और उसमें यदि कोई सब्सिडी सरकार मुझे दे रही है वो घटा दी, तो वो मेरी क्या कहलाती है? मार्केट प्राइस कहलाती है। तो क्या मैं कह सकता हूं कि इस मार्केट प्राइस में नेट इनडायरेक्ट टैक्स जो हमने स्टार्टिंग में समझा था, हाँ, निवल अप्रत्यक्ष कर शामिल होता है क्या? बिल्कुल शामिल होता है। लेकिन क्या फैक्टर कॉस्ट में शामिल होता है क्या? नहीं। फैक्टर कॉस्ट तो कारक आय है, मतलब 10 रुपए का जो मेरा समोसा था वो कारक आय है, तो इसमें शामिल नहीं होता। ये भेद समझ में आ गया आपको? अगर इसमें मैं नेट इनडायरेक्ट टैक्स जोड़ दूं तो मुझे एक बार बताओ, ये मार्केट प्राइस आ जाएगी नहीं आ जाएगी? बिल्कुल आ जाएगी साहब, बिल्कुल आ जाएगी। अब आ जाओ मित्र जीएनपी पे। अब हम समझ लेते हैं जीएनपी, सकल राष्ट्रीय उत्पाद। क्या समझ लेते हैं? सकल राष्ट्रीय उत्पाद। शांति से समझना, डेफिनेशन बना रहा हूं इसकी। समय तो वही है, वित्तीय वर्ष। ये सही तो दिख रहा है ना आपको? लाल सफेद कैसा चलता है? काला ही ले लेता हूं। एक वित्तीय वर्ष, किसी देश के एक वित्तीय वर्ष में, अब ध्यान देना, वहां के केवल निवासी की बात आ रही है, केवल निवासियों द्वारा। अब इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखना, घरेलू सीमा के अंदर या बाहर, घरेलू सीमा के अंदर या बाहर संपूर्ण अंतिम गुड्स एंड सर्विसेज का बाजार मूल्य। ये आपका क्या कहलाता है? जीएनपी कहलाता है। क्या फर्क है उसमें? देखो जीडीपी में तो जो घरेलू सीमा थी हमारी, उस घरेलू सीमा में निवासी और गैर निवासी दोनों को हमने शामिल किया था। लेकिन जब हम राष्ट्र की बात करते हैं, राष्ट्रीय की बात करते हैं, तो ध्यान रखना, राष्ट्रीय में केवल निवासी आएंगे जो भारत में रहने वाले हैं। क्लियर? घरेलू सीमा के अंदर या बाहर। अब देखो वहां तो हम घरेलू सीमा में उत्पादन कर रहे थे, लेकिन जीएनपी में जैसे भारत में, मैं भारत का मैं निवासी नागरिक हूँ, तो मैं चले गया इंग्लैंड, इंग्लैंड में जाके मैंने कोई फैक्ट्री लगाई, वहां से मैंने कोई कमाई करी, और कमाई करके यहाँ पर जो पैसा भेजा, जो लाभ कमाया, वो भी मेरे देश के अंतर्गत फिर आ जाएगा। क्लियर है ना? क्लियर है? या मैंने वहां से एक्सपोर्ट किया और एक्सपोर्ट से कुछ कमाया, तो सारा मेरे देश की आय के अंतर्गत शामिल होगा। घरेलू सीमा के अंदर या बाहर संपूर्ण अंतिम गुड्स एंड सर्विसेज का बाजार मूल्य क्या कहलाता है? जीएनपी कहलाता है। क्लियर है मेरे मित्रों? सरलता से आपको ध्यान में आ गया होगा।
स्पष्ट है मेरे मित्र? चलो, तो क्या बोलेंगे, एक वित्तीय वर्ष में केवल निवास किसी देश के केवल निवासियों द्वारा घरेलू सीमा के अंदर या बाहर संपूर्ण अंतिम गुड्स एंड सर्विसेज या संपूर्ण अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं का बाजार मूल्य क्या कहलाता है? जीएनपी कहलाता है। क्लियर है? अब एक बात और समझो, मैंने कहा घरेलू सीमा के अंदर या बाहर, घरेलू सीमा के अंदर या बाहर। अब इसमें एक चीज और आपको समझनी चाहिए, यहां समझा देता हूं। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड, ये क्या है? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड, मतलब कि हमने यहां से बाहर के देशों से कितना कमाया और बाहर के देशों के नागरिकों ने भारत से कितना कमाया, ये भी तो मालूम पड़ेगा। तभी तो मालूम पड़ेगा भैया घरेलू सीमा के अंदर या बाहर कितनी आपकी आय हुई है। ये बड़ा सिंपल सा है, ध्यान रखो। जैसे कि मैंने इंग्लैंड से भैया 100 रुपये कमाए, ठीक है, और इंग्लैंड के किसी व्यापारी ने भारत से 80 रुपये कमाए, तो जो बाहर के गैर नागरिक ने हमारे देश में जो कमाई करी और जो हमारे यहाँ के निवासी ने विदेश में जाके जो कमाई करी, उसको आप घटा दो। तो 100 में से 80 घटाया तो 20 रुपये हम किस में? प्लस में हैं, कि बाहर से आके जिस व्यक्ति ने कमाई करी उससे ज़्यादा कमाई हमने करी है, मतलब कि हम प्लस में 20 हैं। कहते हैं ना एक्सपोर्ट और इंपोर्ट, इसको भी आप ऐसे समझ सकते हो, हमने एक्सपोर्ट ज़्यादा किया और इंपोर्ट कम किया। यदि ये बाहर का व्यक्ति 100 रुपये कमाता और हम केवल उसके देश में जाके 80 रुपये कमाते, तो हम क्या कहते हैं कि हमारा नेट फैक्टर इनकम क्या है? नेगेटिव है, 20 रुपये नेगेटिव है। क्लियर है? तो जीएनपी में ध्यान रखना, जीएनपी में ध्यान रखना, जीएनपी मार्केट प्राइस जब भी हम निकालेंगे, तो अगर मैं इसमें लिखूं कि जो जीडीपी है मार्केट प्राइस की, क्या जीडीपी है मार्केट प्राइस में, इसमें नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड जोड़ दूं तो जीएनपी आ जाएगी क्या? क्या मैं गलत हूं क्या? आ जाएगी ना? बस अब आपको इन दोनों डेफिनेशन में एक बात ध्यान रखनी है। क्या ध्यान रखना है? एक वित्तीय वर्ष ये समान है। जीडीपी में क्या आएगा? निवासी और गैर निवासी दोनों शामिल हैं। जीडीपी में केवल घरेलू सीमा के अंदर की बात कही गई है परिभाषा में, लेकिन जीएनपी में घरेलू सीमा के अंदर और या बाहर दोनों, ध्यान रखना। बस ये दो डिफरेंस समझ गए तो इन दोनों की डेफिनेशन आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। क्लियर है? और बाकी तो जब मैं आपके साथ इसका कंप्यूटेशन करूंगा, मतलब इसके फार्मूला आपको जब चर्चा करूंगा अभी, तब आपको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। स्पष्ट है? आगे बढ़े, चलो। एक काम करते हैं, कुछ 2-3 उदाहरण है, एक बार उनको समझ लेते हैं, उसके बाद अपने फंडे क्लियर हो जाएंगे। चलिए देखो, घरेलू जो सीमा की मैंने आपसे बात करी थी, उसको एक उदाहरण समझ लो, उससे आपकी काफी क्लैरिटी हो जाएगी। एक देश है, 3 आदमी है भैया, ए बी सी। ए और बी ये जो 2 जने हैं, ये काम करते हैं वर्किंग इन द कंट्री, मतलब जैसे भारत में तो भारत में ही काम करते हैं, लेकिन सी जो है वो काम करता है भारत के बाहर, आउटसाइड, वर्किंग आउटसाइड द कंट्री। क्लियर है? एक डी और है, ये डी कौन है? फॉरेन सिटीजन है, वर्किंग इन द कंट्री, जो जैसे भारत में ही काम कर रहा है। क्लियर? ए बी सी और डी, ए बी और डी ये किस में काम कर रहे हैं? भारत में काम कर रहे हैं। सी कहाँ कर रहा है? भारत से बाहर काम कर रहा है। डी कौन है? फॉरेन सिटीजन है। डी कौन है मित्र? फॉरेन सिटीजन है। इस डेटा से हम एक बार डोमेस्टिक टेरिटरी जो हमने बताई है, इसमें अब कैलकुलेशन कर लेते हैं किसकी? जीडीपी की। ये कह रहा है कि भैया ये इन्होंने उत्पादन किए, ए बी सी डी ने क्रमशः 1000, 2000, 2500, 4000, ये भैया इनका फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, इनकी वैल्यू है उत्पादन की। जीडीपी ऑफ कंट्री कितनी हो जाएगी? ए ने कितने कमाए साहब? 1000 रुपये। बी ने कितना उत्पादन किया? 2000 रुपये का। क्लियर? और फॉरेन सिटीजन ने कितना किया?
4,000 रुपए का। कितना किया? 4,000 रुपए का। निवासी और गैर निवासी, जीडीपी में हमने देखा था ना, निवासी और गैर निवासी। क्या ये जो सी है भारत के बाहर उत्पादन कर रहा है, इसको शामिल करेंगे क्या जीडीपी में? नहीं शामिल करेंगे। क्लियर? घरेलू सीमा में जो भैया आएगी उसी में करेंगे। आप सपोज करो ये यूएई में जाके कमाई कर रहा है, तो यूएई अपनी घरेलू सीमा में आता है कि नहीं आता? स्पष्ट है? तो भैया हमने 1,000, 2,000, 4,000 जोड़ा तो हमारी जीडीपी कितनी आई? 7,000 आई। क्लियर? वी विल टेक इन टू अकाउंट इनकम अर्न बाय डी आल्सो, ही इज वर्किंग इन द कंट्री आल्सो। घरेलू सीमा में काम कर रहा है, मतलब कि सभी निवासी और गैर निवासी, लेकिन कहाँ काम करने चाहिए? घरेलू सीमा में काम करने चाहिए। ये जीडीपी का क्लियर हो गया। चलिए, एक जो नेट फैक्टर इनकम की मैं बात कर रहा था वो भी समझ लो। दो केस हैं। फैक्टर इनकम रिसीव फ्रॉम अब्रोड, अब्रोड से अपन को इनकम मिली। एक केस में कितनी मिली? 400। फैक्टर इनकम पेड टू अब्रोड, मतलब हमने अब्रोड में बाहर के आदमी को भैया कमा के, वो हमारे यहाँ से कमा के गया, कितना? 300 रुपये। तो नेट फैक्टर इनकम कितना आया? प्लस का 100 रुपये। तो हम इसको क्या कहते हैं कि नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड क्या है? पॉजिटिव है। तो इसको हम क्या कहते हैं? हमारी अर्थव्यवस्था के लिए मित्र क्या है? अच्छा है। क्लियर है मित्र? क्लियर है? विदेशों से प्राप्त निवल आय। दूसरा केस क्या है? 400 रुपये थे भैया, हमने कमाई करी, लेकिन हमसे भैया बाहर का आदमी 600 रुपये कमा के चले गया। तो कितने एक रुपया कमाई हुई साहब हमारी? 200 रुपया घाटे में और रहे। कमाई कहीं रही? घाटे और होगा साहब 200 रुपया को। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड नेगेटिव। ये क्या है? सब इकोनॉमी के लिए बैड है। इसीलिए हम कहते हैं ना एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट, एक्सपोर्ट बढ़ाओ, वो बात की बात है। ये समझ में आ गया ना आपको? चलिए एक एग्जाम्पल और देखते हैं, एक एग्जाम्पल और देखते हैं। चलो ये भी जीडीपी का है। 3 पर्सन है, ए बी सी। ए और बी वर्किंग कहाँ करते हैं? कंट्री में। सी इज वर्किंग आउटसाइड द कंट्री। ये तो सरल ही था, सी इज वर्किंग आउटसाइड द कंट्री। ठीक है, ये तो सरल ही था। मतलब ये एग्जाम्पल मुझे वो जो जीडीपी का एग्जाम्पल समझाया ना, उससे पहले आपको बताना चाहिए था। तो भैया आउटसाइड कंट्री में काम करता था, जीडीपी में हमारे आपसे मतलब ही नहीं है, हमें तो घरेलू सीमा से मतलब है। तो 1,000 और 2,000 कितना हो जाएगा? 3,000 हो जाएगा। चलिए अब जीडीपी और जीएनपी को हम साथ साथ लेके इसका एक उदाहरण समझ लेते हैं ना, तो हमारे फंडे थोड़े से क्लियर हो जाएंगे। देखो आरएस में आप पढ़ोगे ना, तो आरएस में तो हम इस इकोनॉमी के कई एस्पेक्ट को पकड़ेंगे। गैर निवासी और निवासी को काफी क्लियर करना पड़ेगा। क्लियर है मित्र? तो वहां पर थोड़ा सा हम 2 कदम और आगे बढ़ेंगे। चलिए सपोज एक देश में 3 पर्सन है, ए बी और सी। ए एंड बी आर वर्किंग इन द कंट्री और सी का है आउटसाइड में है कंट्री में। डी क्या है? फॉरेन सिटीजन है, वर्किंग इन द कंट्री। जो पहले हमने एग्जांपल लिए थे ना वही डेटा है, लेकिन हम जीडीपी और जीएनपी निकालेंगे इसमें। इसमें हम जीडीपी और जीएनपी निकालेंगे। क्लियर? जीडीपी में क्या आ जाएगा? घरेलू सीमा में ए बी और डी, ये तीनों घरेलू सीमा में भैया उत्पादन कर रहे हैं। 1,000, 2,000, 4,000, 7,000 रुपये आ गए। जीएनपी देखो, जीएनपी में क्या होगा? टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस बाय नॉर्मल रेजिडेंट। नॉर्मल रेजिडेंट मतलब निवासी। क्या? निवासी द्वारा। ए प्लस बी प्लस सी, ये तीनों होंगे, क्योंकि सी जो है वह आउटसाइड कंट्री में भी काम कर रहा है, घरेलू सीमा के अंदर या बाहर। जीएनपी की डेफिनेशन क्या थी? एक वित्तीय वर्ष में देश के निवासियों द्वारा घरेलू सीमा के अंदर या बाहर। क्लियर है? अब जैसे मैं यहाँ का निवासी हूँ, मैं अमेरिका में जाके भी कमाई कर रहा हूँ, उत्पादन कर रहा हूँ, तो मेरे द्वारा जो उत्पादन वहाँ किया गया है और उसका लाभ जो मैं यहाँ लेके आ रहा हूँ, तो वो किस में काउंट होगा? वो भैया भारत की जीएनपी में काउंट होगा। स्पष्ट है? भारत की जीएनपी में काउंट होगा। स्पष्ट है? इसीलिए 1,000, 2,000 और 2,500 इसमें जोड़ा तो 5,500 रुपये हमारी जीएनपी आई। और इसी डेटा को यदि मैंने जीडीपी में जोड़ा तो 7,000 रुपये मेरी जीडीपी आई। क्लियर है? तो ज़्यादा कौन सा ठीक लग रहा है इन दोनों में आपको? अभी जीएनपी लग रहा है। दूसरा मेथड आपको पता ही है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड निकाल ली हमने। इनकम ऑफ सी
कितनी है? 2500। सी कौन हूं? मैं, ठीक है ना, इस देश का निवासी जो बाहर जाके कमाई करके भारत में पैसा लेके आ रहा हूँ। और ये 4000 रुपये कौन है? इनकम ऑफ डी, जो भैया फॉरेनर है, जो भारत में कमाई करके पैसा बाहर लेके जा रहा है, वो कितना लेके जा रहा है? 4000। तो हम घाटे में कितना है? 1500 रुपये। तो जीएनपी कितनी होगी? इस जीडीपी में से नेट फैक्टर फ्रॉम अब्रॉड निकाल दूंगा तो मालूम पड़ जाएगा 5500 रुपये है भैया। अच्छा, तार्किक रूप से कौन सी आपको ठीक लग रही है? देखो दोनों की कैलकुलेशन है, दोनों की कैलकुलेशन है। जीडीपी में ऐसा नहीं है, घरेलू सीमा में तो उत्पादन एटलीस्ट मालूम पड़ रहा है ना, इतनी तो ताकत है हमारी करने की। हाँ ये जरूर है कि भैया एक्सपोर्ट इंपोर्ट में भी डिफरेंस हो रहा है, यहाँ के लोग हमारे यहाँ से हमारे संसाधनों का उपयोग करके ज़्यादा कमा के जा रहे हैं। हाँ ज़्यादा कमा के जा रहे हैं, तो दोनों की अपनी अपनी जगह उपयोगिता है। उसके लिए हम मेंस में उस पर चर्चा करेंगे। ये ध्यान में आ गया? मैं आपको इसलिए इतना क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि वो आपको देगा, फॉर्मूलाज देगा। देखो क्या है, 12 टॉपिक हैं। 12 टॉपिक में एक टॉपिक में अगर मैं 2 घंटा भी लगाता हूँ तो 24 घंटे में तुम्हारा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। 24 घंटे इज नॉट अ बिग डील फॉर 25 क्वेश्चन। 25 मतलब क्वेश्चन तुम्हारे आएंगे, 25 के लिए यदि हम 24 घंटे लगाते हैं तो मित्र ये कोई ज़्यादा नहीं है। इसलिए धैर्य से जितना बता रहा हूँ उसको कर लेना चाहिए आपको। क्लियर है ना? एक एग्जाम्पल और देख लें। इनकम अर्न बाय इंडियन सिटीजन इन इंडिया 1000 रुपये। इनकम अर्न बाय फॉरेन नेशनल्स इन इंडिया 600। इनकम अर्न बाय इंडियन नेशनल आउटसाइड इंडिया 200। तो जीडीपी और जीएनपी क्या होगी, इसको आप देख लेना। अब आप समझ गए कि भैया भारतीयों ने विदेश में कितना कमाया, फॉरेन नेशनल ने भारत में कितना कमाया। जैसे अभी हमने पहले देखा था सेम ऐसे ही है, इसको एक बार कर लोगे तो तुम्हारे फंडे क्लियर हो जाएंगे। ये सब एनसीईआरटी के हैं मित्र, ये सब किसके हैं? एनसीईआरटी के हैं। अब मेरी एक बात समझो, जीडीपी आपने देख लिया और आपने जीएनपी आपने देख लिया। इस ग्रॉस में से यदि मैं मूल्य ह्रास घटा दूं तो क्या बन जाएगा? एनडीपी बन जाएगा। क्लियर? इस ग्रॉस में से यदि मैं डेप्रिसिएशन घटा दूं तो क्या बन जाएगा? एनएनपी बन जाएगा। क्या बन जाएगा मित्र? एनएनपी बन जाएगा। क्लियर है? अगर ये फैक्टर कॉस्ट पे निकाल लूंगा तो एनडीपी फैक्टर कॉस्ट हो जाएगा। अगर मार्केट प्राइस पे निकाल लूंगा तो मार्केट प्राइस हो जाएगा। एनएनपी यदि फैक्टर कॉस्ट पे निकालूंगा तो फैक्टर कॉस्ट की भैया लागत आ जाएगी। अगर मार्केट प्राइस पे निकालूंगा, बाजार मूल्य पे निकालूंगा तो बाजार मूल्य की हो जाएगी। कोई संकट है क्या? ये चारों आप समझ गए ना? ये चारों समझ गए आप? और कोई बची है क्या स्लाइड इसमें? ठीक है, ये चारों समझ गए आप? अब देखो अपनी क्लास ऑलमोस्ट हो गई है, ये 1.25 घंटे के आसपास की। इसको एक बार देख लो, रिवाइज कर लो। अपनी एक आधा पौन घंटे की क्लास और होगी, उसमें आपको जो मैं आपके साथ अब मैं एक एक्सरसाइज करूँगा, उसके बाद से जीवन भर के लिए संकट खत्म हो जाएगा। आरएस में पिछले से पिछले बार 2 आई थिंक 21 और 18 16 में एक प्रश्न आया था, तो उसमें ऐसा कंप्यूटेशन दिया था और आपको निकालना था। ठीक है, तो वो कंप्यूटेशन 90% बच्चे गलत करके आए थे, और जबकि सरल था वो। हम उस प्रश्न को भी देखेंगे और आप देखना बड़े सरलता से आसानी से उसको हल कर पाओगे। ठीक है मित्र, एक सेशन और लेंगे, उसमें हमारा नेशनल इनकम कंप्लीट हो जाएगा। और आरएस के लिए आप परेशान मत हो, आरएस के लिए हम भैया इसके लिए डेडिकेटेड बैच स्टार्ट कर लेंगे। 15 को मैं यहाँ से स्टूडियो चेंज करने वाला हूँ, बीच में पहले चेंज करने वाला था। वहाँ स्टूडियो जब चेंज हो जाएगा तो वहाँ पर फिर अपनी क्लासों की गति और बढ़ा देंगे। चलो बहुत बढ़िया। कोई सजेशन हो, मन में कोई शंकाएं हो तो भाई आओ, ये अपना नंबर आ रहा है, यहाँ पे फ़ोन कर दीजिए, यहाँ पे मैसेज कर दीजिए तो मैं देख लूँगा। टेलीग्राम चैनल अपना ऐड कर लीजिए भाई आओ, इतने की बात है। बाकी भैया ये इसमें आनंद रहेंगे, तुम्हारे घबराने की तुम्हें आवश्यकता नहीं है। चलो भैया राम राम, मौज करे जाओ।